हेलो गाइस, वेलकम बैक। और कार्बन कंपाउंड पढ़ रहे हैं हम लोग। केमिस्ट्री फॉर सीईटी में आपका स्वागत है। यह है लेक्चर नंबर 2 हमारा कार्बन कंपाउंड का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली थी। हम लोगों ने कार्बन के वर्सेटाइल नेचर को देखा, पहला बनने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड देखा, किसने बनाया ये देखा, कैसे बना ये देखा, और भी छोटी मोटी जो चीजें थी वो सब पढ़ लिया था। लास्ट टाइम हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे। हाइड्रोकार्बन ही हमको यहाँ पर अभी फिर से पढ़ना है, क्योंकि उसकी क्लासिफिकेशन हमारा नहीं हो पाया था और हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज तो यही है कि हाइड्रोकार्बन क्या है। लास्ट टाइम बता ही दिया था आपको, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हो, ऐसे कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव क्या होता है ये भी हमने लास्ट टाइम में देख लिया था। जैसे कि CH4 एक हाइड्रोकार्बन है, C2H6 एक हाइड्रोकार्बन है, C6H6 एक हाइड्रोकार्बन है। ऑल दीज आर हाइड्रोकार्बन बिकॉज ऑल दीज कंपाउंड कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, ठीक है ना। ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन है। इसके बाद नेक्स्ट होता है टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के टाइप्स की बात होती है। तो हाइड्रोकार्बन के टाइप्स की बात अगर की जाए तो देखो क्या है हाइड्रोकार्बन, क्या है कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाला कंपाउंड। तो इसका एक एग्जांपल समझना। मैं यहाँ पे 3 कंपाउंड लिखता हूँ, आप उसी से सारी बात समझ जाएंगे। एक है हमारा C2H6, एक है हमारा C2H4 और एक है हमारा C2H2। आप देख सकते हैं इन तीनों कंपाउंड में कार्बन 222, तीनों में कार्बन 2 ही है, लेकिन हाइड्रोजन के नंबर में चेंजेस आ रहे हैं। अब ऐसा क्यों? हाइड्रोजन कम हो रहे हैं, यहाँ 6 थे, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। अब कुछ सोचो, जब हाइड्रोजन कम हो रहे हैं तो कार्बन की वैलेंसी कैसे पूरी हो रही होगी? जब हाइड्रोजन नंबर कम हो रहे हैं, अब जैसे पहले कंपाउंड को देखोगे, इसके अंदर 2 कार्बन है तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, 2 कार्बन ये हो गए, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, 1 2 3, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर। तो कुल मिला के यहाँ पे सारी बात सही है, ठीक है। इसको देखोगे तो इसमें देखो 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर। लेकिन अब मुझे बताओ कि क्या कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहाँ कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, लेकिन यहाँ कार्बन ने 3 ही बॉन्ड बनाए। तो ऐसा क्यों? तो इसलिए अब हाइड्रोजन तो नहीं बढ़ा सकते, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिया। अब कार्बन देखो 2 3 4 बॉन्ड, इस कार्बन ने भी 2 3 4 बॉन्ड हो गए। यही खेल यहाँ पर भी है, इसमें भी 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को पहले सिंगल बॉन्ड से बना दो, 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन इधर लगा दो, 1 हाइड्रोजन इधर लगा दो। क्या कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई है? नहीं हुई है। कितना? कार्बन ने सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनाए हैं, बनाने कितने थे? 4। तो यहाँ पर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो बात समझ आ रही नहीं आ रही है? इन तीनों कंपाउंड को ध्यान से देखो, C2H6 C2H4 C2H2, ऑल 3 आर हाइड्रोकार्बन, तीनों ही हाइड्रोकार्बन है। फर्क ये है, पहले वाले में सिंगल बॉन्ड है, पहले वाले में सिंगल बॉन्ड है, और इसमें डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, और इसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल डबल ट्रिपल यानी हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसी बिहाफ पे हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन किया गया है। जिन कंपाउंड्स के अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन को कहा गया है क्या? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, और जिनके बीच में डबल या ट्रिपल दोनों, ऐसा नहीं है कि डबल को अलग बनाया ट्रिपल को अलग, इन दोनों को मिला के, चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल, डबल ट्रिपल वाले दोनों कंपाउंड को, इन दोनों को कहा गया है अनसैचुरेटेड। इसी बात समझ आ गई? सिंगल बॉन्ड वाला जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड, जिसमें डबल या ट्रिपल यानी सिंगल से ज्यादा कोई भी डबल या ट्रिपल कोई भी बॉन्ड दिखे, दे आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड। अब इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो कुल मिला के बात समझ आ रही है? जैसे जैसे हाइड्रोजन का नंबर कम हुआ, देखो कार्बन तो तीनों में सेम था, वैसे वैसे बीच के बॉन्ड बढ़े। कार्बन की वैलेंसी 4 है ना भाई, 4 बॉन्ड तो बनाएगा ही, क्या करो, इनके बीच में डबल ट्रिपल बॉन्ड लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक तो हो गई ये बात। आगे की बात सुनो। तो इस बिहाफ पे हाइड्रोकार्बन आर 2 टाइप्स। सबसे पहले हम देखेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो भी इनके बारे में पढ़ने लायक बातें हैं हम सारी पढ़ेंगे फटाफट, ध्यान से देखो। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन भी कहते हैं, ठीक है ना, एल्केन सीरीज। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाले कंपाउंड्स को एल्केन सीरीज के कंपाउंड भी कहते हैं, ठीक, इनको एल्केन भी कहते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला
जनरल फॉर्मूला, अब ये जनरल फॉर्मूला क्या चीज है? जनरल फॉर्मूला का मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक ऐसा फॉर्मूला बनाया गया है जिसमें आप n की वैल्यू पुट करते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 और आपको नया नया कंपाउंड मिलता जाएगा। तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। आगे बात सुनिए, यहाँ पर क्या है? n बराबर नंबर ऑफ कार्बन। आप n की वैल्यू रखोगे तो नंबर ऑफ कार्बन, मतलब यहाँ पर 1 रखोगे तो कंपाउंड इस तरह से। अगर n बराबर 1 रखोगे तो आपको मिलेगा मीथेन CH4, इसका नाम है मीथेन। ठीक है। अगर आप n बराबर 2 रखोगे तो आपको मिलेगा C2H6, इसका नाम है इथेन। n बराबर 3 रखोगे तो मिलेगा C3H8, इसका नाम है प्रोपेन। n बराबर 4, इसका नाम है C4H10, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। और अगर आप n बराबर 5 रखोगे तो इसका नाम हो जाएगा C5H12, इसका नाम है पेंटेन। ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है कि एल्केन सीरीज के कंपाउंड में मीथेन, एथेन, प्रोपेन, इन सब के, क्योंकि एल्केन सीरीज के हैं, इनके नाम के एंड में सफिक्स लगता है इन। सफिक्स क्या लगेगा? इन। इसीलिए पहले का नाम है मीथेन, दूसरे का एथेन, फिर प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये होगा हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, अनडेकेन, डूडेकेन, ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन, इस तरह से बढ़ता जाता है। सबके नाम के एंड में इन है क्योंकि ये सारे कंपाउंड एल्केन सीरीज के हैं। ठीक है ना? तो C2H6। अब देखो इसमें एक बात ध्यान रखना, एल्केन सीरीज के कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन में क्या फर्क है? एल्केन सीरीज के कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में अगर फर्क देखा जाए तो हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर से दुगने से 2 ज्यादा। ठीक है ना? नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? अब पहले वाले में देखो, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4, तो क्या है? कार्बन 1 है तो दुगना करो, 1 दूनी 2 और 2 और जोड़ दो 4। यहाँ देखो कार्बन 2 है, 2 दूनी 4 और 2 और जोड़ दो 6। यहाँ पर 3 दूनी 6, 2 8, 4 दूनी 8, 2 10, 5 दूनी 10, 2 12, इस तरह से। तो ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो ये तो हो गई एल्केन की बात। तो इस तरह से एल्केन के कंपाउंड होते हैं और कंपाउंड के अंदर क्या होगा? मेन बात, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। जैसे कि अब इसमें से कोई सा भी ले लो, मान लो ये हम ब्यूटेन ले लेते हैं, ठीक है ना? 4 कार्बन है तो सबसे पहले 4 कार्बन इस तरह से सिंगल बॉन्ड से बना दो। उसके बाद अगला काम क्या है? हाइड्रोजन। कार्बन की वैलेंसी 4 है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आएगा क्योंकि एक बॉन्ड बना दिया, इसने 2 बॉन्ड बनाया, 2, इसने भी 2 बॉन्ड बना रखा है तो 2 हाइड्रोजन, इसने 1 बॉन्ड बनाया है तो इस पर 3 हाइड्रोजन। इस तरह से इनके कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। ये तरीका है बनाने का। ठीक है, मिटाता हूं मैं इसको। तो ये बात हो गई हमारी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। इनको एल्केन बोलते हैं, इनका जनरल फॉर्मूला याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। एक बात यहां पर ये याद रखनी है, मेन बात, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड को पैराफिन्स भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। पैराफिन्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर वेरी लेस रिएक्टिव। रिमेंबर, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि जैसे कि मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ये सब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड लेस रिएक्टिव होते हैं। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। इनकी रिएक्शंस करवाने के लिए कुछ अलग से भी कुछ एक्सटर्नल एफर्ट भी लगाने पड़ते हैं, अपने आप इनकी रिएक्शन नहीं होती। ठीक है ना? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर लेस रिएक्टिव, दे आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। पैराफिन्स का मतलब यहाँ पर है लेस रिएक्शन, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। बस इतनी ही बातें आपको सैचुरेटेड के बारे में पढ़नी है, जो जरूरी है। इसके अलावा दूसरा देखते हैं, हमारे पास है अगला अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो मैंने बताया था कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में 2 कंडीशन है, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो और ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। इन दोनों को ही अनसैचुरेटेड कहा गया है। ठीक है ना? अब अगर दोनों को अनसैचुरेटेड कहा है तो डबल और ट्रिपल की पहचान कैसे होगी? ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि डबल और ट्रिपल को पहचानोगे कैसे? तो इसके लिए डबल बॉन्ड वालों को बोला गया है अल्कीन। जैसे सिंगल बॉन्ड वाले को अल्कीन कहा था, डबल बॉन्ड को बोलेंगे अल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले को बोलेंगे अल्काइन। तो पहला हो गया एल्केन, अल्कीन, अल्काइन। देखो ध्यान से, एल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ठीक है? अल्कीन मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अल्काइन मतलब डबल बॉन्ड, अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड।
फिर अब इनका कोई जनरल फॉर्मूला जैसे एल्केन का था तो बिल्कुल है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है ना, इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n, इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। अब इनके जनरल फॉर्मूले तीनों को एक बार लिख के कंपेयर कर लो। एल्केन का जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2, इसका है CnH2n, इसका है CnH2n-2। एक का याद कर लो, सारे याद हो जाएंगे, पहले वाले को याद कर लो, CnH2n+2। एल्केन से एल्कीन में जाओगे +2 हटा देना, +2 हटा दिया, फिर जब वो आगे जाओगे तो +2 की जगह आपकी -2 कर दो, CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। ठीक, अगर इनके पहले पहले कंपाउंड की बात किया जाए, n की वैल्यू रखोगे तो पहला कंपाउंड मिलेगा। इसका पहला कंपाउंड n की वैल्यू 1 रखने पे नहीं मिलता, ये याद रखना है। अल्कीन और अल्काइन का पहला कंपाउंड n की वैल्यू 1 रखने पे नहीं मिलता। कारण क्या है? क्योंकि इन कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अब कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिखाने के लिए कम से कम 2 कार्बन तो होने चाहिए, 2 तो होने ही चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए इनका जो पहला कंपाउंड है, इसका पहला कंपाउंड होता है C2H4, इसको बोलते हैं एथीन, एथीन बोलते हैं। और इसी का नाम कॉमन नेम एथिलीन भी होता है, ठीक है ना, एथिलीन, एथीन या एथिलीन, C2H4। और ये मैंने कल बताया था कि जो प्लास्टिक बनती है पॉलीथीन, उसको बनाने के काम आता है। अगर हम बात करें इसकी अल्काइन की, तो इसका पहला कंपाउंड होता है C2H2, ठीक है ना, C2H2, इसको बोलते हैं इथाइन, इसका नाम है इथाइन, लेकिन इसका कॉमन नेम होता है एसिटिलीन, कॉमन नेम है एसिटिलीन, ठीक है। तो ये छोटी मोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनके तीनों को कंपेयर हो गए, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड वाला, इनके जनरल फॉर्मूले का कंपेयर हो गया। पहला कंपाउंड इसका क्या होता है? इसका पहला कंपाउंड है मीथेन, जिसमें 1 कार्बन है। इसका पहला कंपाउंड है एथीन, जिसमें 2 कार्बन है। और इसका पहला कंपाउंड है एसिटिलीन यानी एथाइन, जिसके अंदर 2 कार्बन है। ये वाली बात समझ में आ गई। इथाइन कल बताया था, इसका क्या यूज है? दिस इज यूज फॉर वेल्डिंग पर्पज। तो ये वेल्डिंग गैस है, इसको ऑक्सीजन के साथ में मिक्स करके, ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके तब वेल्डिंग के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है, जो वेल्डिंग वगैरह करते हैं लोग। तो बात में, तो ये सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और इन दोनों की पूरी कहानी, बस इतना ही था। इसमें बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आसान चीज है, कर ही लेते हैं बच्चे इसको, ठीक। हाँ, एक बात ये याद रखनी है, जैसे अभी सैचुरेटेड में मैंने बताया कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स को पैराफिन बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं ओलेफिन्स। ये आपको याद रखना है, इनको ओलेफिन्स कहा गया है बिकॉज दे आर मोर रिएक्टिव, ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू सैचुरेटेड। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड सिंगल बॉन्ड वाले यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना है केवल। अच्छा हाँ, एक बात और इसमें ध्यान रखना, एक बात मैं बता दूं इसमें, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि एल्केन सीरीज के 5वें मेंबर का या 10वें मेंबर का वो क्या बोलते हैं का फॉर्मूला बताओ, या फिर इस तरह से ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक बात हम जरा ऐसे क्वेश्चन को बता दूं मैं कि ये क्वेश्चन कैसे आते हैं। मान लो कुछ कंपाउंड लिख दिए गए हैं इस तरह से, जैसे मान लो दे दिया ठीक है, ये कुछ कंपाउंड दे दिए गए हैं, इसमें से आपको एल्केन बताने हैं, एल्कीन वाले बताने हैं और एल्काइन वाले, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो वैसे एमसीक्यू में आएगा तो ऐसे पूछेगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग, कंपाउंड का फॉर्मूला देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा सैचुरेटेड है या कौन सा अनसैचुरेटेड है। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले तो ये दोनों ही, एल्कीन और अल्काइन तो दोनों ही अनसैचुरेटेड है, ठीक है, इनको तो
लेकिन अभी हम यहाँ पर एल्केन, एल्कीन, अल्काइन की पहचान कर रहे हैं। एल्केन के लिए मैंने क्या बताया था कि एल्केन में हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर के दुगने से ज्यादा होता है। इसके अंदर C5H10 है, ये तो नहीं है। C6 देखो 6 दूनी 12 2 14, यानी कि ये वाला एक एल्केन है, तो C6H14, ठीक है, ये हो गया, ये एक अल्केन है। इसके बाद C4H6, ये भी नहीं है। ये देखो C9H20, 9 2 जा 18 + 2 यानी कि 20, तो यानी कि ये भी एक अल्केन ग्रुप का कंपाउंड है। इसमें C7H14, ये भी नहीं है। अल्कीन में क्या होता है? अल्कीन में हाइड्रोजन का नंबर देखा था ना, अल्कीन का पहला कंपाउंड क्या था? C2H4। हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर से 10 डबल। अल्कीन में हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर से 10 डबल। पहले में देखो C5H10, हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर से 10 डबल, C5H10, ये भी नहीं है। C4H6 नहीं है, और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। अब बचेंगे दोनों, तो ये दोनों अल्कीन अल्काइन ही होंगे। अल्काइन का पहला कंपाउंड क्या था, याद करो, C2H2। अल्काइन में हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर के दुगने से 2 कम, दुगने से 2 कम। कार्बन कितने? 2, 2 दूनी 4 -2, दुगने से 2 कम, 2 कम कर दोगे तो बचेगा 2। यहां पर देखो कार्बन है 4, 4 दूनी 8 -2 6, यानी कि ये एक अल्काइन है, C4H6। इसमें देखो C7 2 जा 14 -2 यानी कि 12, तो ये भी एक अल्काइन है। आप इस तरह से क्वेश्चन में डायरेक्ट अल्कीन, अल्केन, अल्काइन की पहचान कर सकते हो। उसके लिए फॉर्मूला लिखने की, जनरल फॉर्मूले में रखने की, और उसको बहुत ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट देख के पहचान सकते हो। अल्केन में हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर के दुगने से 2 ज्यादा, ठीक है ना, लिख दे रहा हूं। डबल +2, डबल करो +2, यहां पर क्या है 10 डबल। अल्कीन में 10 डबल कर दो, अल्काइन में क्या है डबल -2, डबल करके -2 कर देना। तो ये इस तरह से अल्केन, अल्कीन, अल्काइन की पहचान की जा सकती है डायरेक्टली। चलो ये भी हो गया। चलो इसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, मतलब इस लेक्चर का, इस चैप्टर का नहीं, बस इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? तो चैप्टर तो पढ़ा ही होगा तुम लोगों ने पहले भी, ये वाला। अब फंक्शनल ग्रुप एक ऐसी चीज है जो आपको केमिस्ट्री के इसी पार्ट में देखने को मिलती है। फंक्शनल ग्रुप वर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही देखने को मिलेगा। ये कार्बन वाले चैप्टर में ही है। इससे पहले आप लोगों ने जो केमिकल रिएक्शन पढ़ी उसमें नहीं था, पीरियोडिक टेबल नहीं था, ये इसी चैप्टर के अंदर है। क्या है? जैसे कि आप लोगों ने सुने होंगे कुछ फंक्शनल ग्रुप, कुछ कंपाउंड जैसे देख लो। एक आपको एथेनॉल का फॉर्मूला पता है, C2H5OH। एक एसिडिक एसिड का CS3COOH, इसके बारे में भी पता होगा आपको। इसके अलावा और कौन कौन सा पता होगा जो कॉमन है, आप लोगों ने जो कभी देखे होंगे? शायद एसीटोन के बारे में लोग जानते हो, CS3CO, CS3 ये एसीटोन है। ये नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है उसके अंदर एसीटोन प्रेजेंट होता है। तो इसमें आप देखोगे ध्यान से अगर, तो इन चीजों में जो आपको इसके साथ में OH दिख रहा है, यहाँ पर जो COOH दिख रहा है, यहाँ पर जो ये CO दिख रहा है, ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। सारे के सारे क्या है? फंक्शनल ग्रुप। होता क्या है कि ध्यान से समझना, हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन घटाते हैं, ठीक है ना, तो हमको यहाँ पर रेडिकल मिलते हैं हाइड्रोकार्बन के, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के रेडिकल। जैसे कि मान लो हाइड्रोकार्बन ले लिया CH4, CH4 में से आपने एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो बचेगा CH3। जैसे ही हाइड्रोजन कम करोगे कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, क्योंकि कार्बन ने पहले 4 बॉन्ड बनाए थे, एक हाइड्रोजन कम हो गया तो एक बॉन्ड कम है, तो इस तरह से ये लगेगा। अब इसका नाम क्या है? CH4 का मीथेन। अब ये बनेगा मिथाइल, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। इसी तरह से एथेन से बनेगा इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल। तो ये बनने के बाद जैसे CH3 बन गया, अब ये अधूरा है, CH3 कुछ नहीं होता, ये कोई कंपाउंड नहीं है, ये रेडिकल है केवल। अब इसके साथ में कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ दो इस तरह का, जैसे इसके साथ में OH जोड़ दिया,
अब ये बन गया एक एल्कोहल वाला कंपाउंड। अगर इसी के साथ में CH3 के साथ में COOH जोड़ दिया, बन जाएगा एसिटिक एसिड। देखो ये तो ऑलरेडी एसिटिक एसिड ही था। अरे बात समझे? तो क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, समझो जरा इसको। फंक्शनल ग्रुप या तो एक सिंगल एटम हो सकता है, जैसे ईथर सिंगल एटम होता है, या फिर ग्रुप ऑफ एटम। यहाँ पर देखो 2 एटम है, यहाँ पर 4 एटम है, इस तरह से एक सिंगल एटम या ग्रुप ऑफ एटम होगा जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सी प्रॉपर्टी? केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक, तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? इट मे बी अ सिंगल एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम, या तो सिंगल एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम। ठीक, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी के लिए जो चीज जिम्मेदार होती है उसी चीज को बोलते हैं हम फंक्शनल ग्रुप। हमारे सिलेबस में कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे कि इनकी बात कर ली जाए। ठीक है, नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, इसका फॉर्मूला, ठीक है, और IUPAC सफिक्स। फंक्शनल ग्रुप की जरूरत आपको IUPAC में बहुत जबरदस्त तरीके से पड़ेगी। IUPAC नेमिंग के लिए हमको फंक्शनल ग्रुप आने चाहिए। तो नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप को देखा जाए तो नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप, जैसे हमारे में क्या है सीक्वेंस इसका देख लिया जाए। इन लोगों ने ईथर लिया है, एस्टर लिया है, ठीक है। हम जितने हमारे इसमें है पहले हम वही देखेंगे। सबसे पहले जैसे हेलोजन वाले हो जाते हैं हमारे, हेलोजन, हेलोजन मतलब जैसे कि फ्लोरीन, फ्लोरो, क्लोरीन, क्लोरो, ब्रोमीन, ब्रोमो, आयोडीन, आयोडो, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप अगला है एल्कोहल, ठीक है ना। एल्कोहल, एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? OH। ये मैं डैश क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि देखो फंक्शनल ग्रुप अधूरा है अपने आप में। फंक्शनल ग्रुप जब किसी रेडिकल में जुड़ेगा तब जाके कंपाउंड बनेगा। अभी अकेला OH कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, अकेला ये कुछ भी नहीं है। इसका जो IUPAC साउंड है वो है ऑल। इसीलिए मैं जब लिखा था मैंने इथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इन सब में कॉमन क्या है? ऑल। तो इनका सफिक्स है ऑल। जैसे एल्केन का सफिक्स था एन, एल्कीन का था इन, इसी तरह से इनका भी सफिक्स होता है। एल्कोहल के अलावा अगला फिर आएगा अल्डिहाइड। अल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CHO, ठीक है ना, CHO। इसका साउंड आता है इसमें अल। क्या आता है? अल। ऊपर वाला ऑल है, ये अल है, AL का साउंड देता है। अल्डिहाइड के अलावा इसमें आएगा फिर एक कीटोन। कीटोन के केस में देखोगे आप, कीटोन कुछ इस तरह का होगा, इधर भी वैलेंसी फ्री, इधर भी वैलेंसी फ्री। कीटोन में दोनों साइड वैलेंसी फ्री होती है। और कीटोन को इस तरह से भी लिख दिया जाता है, लिख दे रहा हूं ब्रैकेट में, डबल बॉन्ड O, इस तरह से कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है। इसका साउंड आएगा ओन, ठीक है ना। एसीटोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, ओन, लास्ट में एंड में ओन आएगा। इसके बाद अगला है हमारा इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड वो फंक्शनल ग्रुप है जो आपके एसिटिक एसिड में प्रेजेंट। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला सबको आता होगा, क्या है वो? COOH, COOH। इसका IUPAC में साउंड आएगा ओइक एसिड, ठीक है ना, ओइक एसिड। जैसे मेथेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इस तरह से ओइक एसिड। इसके अलावा और क्या है जो बुक्स में है? एस्टर होगा, इसमें एस्टर है, एस्टर देख लो। एस्टर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस में एक रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, उस वजह से ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एस्टर होता है कुछ ऐसा, COO। देखो एस्टर कीटोन में फर्क है, कीटोन में सिर्फ एक ऑक्सीजन है, एस्टर में 2 ऑक्सीजन है, लेकिन दोनों की दो तरफ वैलेंसी फ्री है। इसके भी इधर भी फ्री, इधर भी फ्री, बाकी सब में एक तरफ फ्री, एक तरफ फ्री, एक तरफ फ्री। कीटोन में दोनों तरफ फ्री और एस्टर में भी दोनों तरफ फ्री। इसका हो जाता है साउंड कुछ ऐसा आएगा, अल्काइल
O8, अल्काइल O8, कुछ इस तरह की आईयूपीएसी नेमिंग होती है इनकी अलग अलग टाइप की, ठीक है ना। दो और बचे हैं, उसको भी देख लो जल्दी से। एक है हमारे पास ईथर, को बोलते हैं ईथर। ईथर होता है ऐसा, इसलिए मैंने कहा था फंक्शन ग्रुप आर ए सिंगल एटम या ग्रुप ऑफ एटम। बाकी सारे ग्रुप ऑफ एटम में देखो यहाँ पर सिंगल एटम है, सिर्फ एक ऑक्सीजन है। इसका आईयूपीएसी नेमिंग में आता है, इसको बोलते हैं इपॉक्सी एल्केन, ठीक है ना। इसका आईयूपीएसी नेम कुछ इस तरह का आएगा, इपॉक्सी एल्केन, और लास्ट में हमारे पास आएगा अमाइन। अमाइन, ठीक है ना। अमाइन क्या होता है, अमोनिया से बना है, NH2 अमाइन बोलते हैं। और इसका आईयूपीएसी में नेम भी अमाइन ही रहेगा, कोई नाम में चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। जैसे मेथेनामीन, एथेनामीन, प्रोपेनामीन, ब्यूटामीन, इस तरह से नाम के एंड में अमाइन ही लगना है, कुछ चेंज नहीं आएगा। अब ये फंक्शनल ग्रुप किस तरह से रेडिकल में मिलके कुछ क्या करते हैं उसको जरा देख लेते हैं। रेडिकल कैसे बना था, आपने लिया CH4, एक हाइड्रोजन कम किया, बन गया CH3। CH3 इसका नाम क्या था, मिथाइल, ठीक है। आपने लिया C2H6, इसमें से एक हाइड्रोजन कम किया, बचेगा C2H5, इथेन नाम था, हो जाएगा इथाइल, समझ गए। अब फंक्शन ग्रुप क्या है हमारे पास, जरा ध्यान से देखो। फंक्शन ग्रुप जैसे मान लो हमारे पास है एल्कोहल, सबसे ज्यादा यही पूछ रहा है एल्कोहल। अब क्या करना है, इसको इसमें जोड़ दो, जैसे CH3 के आगे OH जोड़ दो, C2H5 के आगे OH जोड़ दो। अब इनका नाम देखो, कार्बन कंपाउंड में दो अलग अलग तरह के नाम चलते हैं इनके मेनली, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलग अलग दो अलग अलग नाम हो सकते हैं। एक होता है कॉमन नेम, एक होता है आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम आगे देखा जाएगा। कॉमन नेम क्या है इनका, तो देखो मेथेन से बना मिथाइल, CH3 क्या है, मिथाइल, तो पहले तो आएगा मिथाइल। मैं इनके कॉमन नेम बता रहा हूं, कॉमन नेम। तो मेथेन से बना मिथाइल, OH का मतलब एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, आ रही बात समझे, मिथाइल एल्कोहल। अगले को देखो, C2H5 क्या है, इथाइल, नाम क्या हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल। ये है इनका कॉमन नेम। आईयूपीएसी नेम की बात किया जाए तो वो अलग होता है। आईयूपीएसी नेम अगर बताया जाए दोनों का, तो पहले वाले का हो जाएगा मेथेनॉल। मैंने बताया था ना, आईयूपीएसी नेमिंग में OH के लिए, अल्कोहल के लिए ऑल सफिक्स आता है, मेथेनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल, ठीक है। इसी तरह से आगे और भी लिखोगे, जैसे मान लो ले लो C3H7OH, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। और कॉमन नेमिंग क्या होगी, प्रोपाइल एल्कोहल। तो इस तरह से दो अलग अलग नाम चल सकते हैं। तो आपको कुछ कंपाउंड्स के आईयूपीएसी और वो दोनों नेम आए, जैसे मैं बताऊं। अब जैसे CH3COOH, ये कंपाउंड सबसे ज्यादा जाना पहचाना है, सबको पता है इसके बारे में। कौन सा कंपाउंड है ये, क्या नाम है इसका, इसको हम प्यार से बोलते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, एसिडिक एसिड इसका कॉमन नेम है। जनरली इसका कॉमन नेम ही यूज होता है, दिस इज कॉमन नेम। अगर इसका आईयूपीएसी नेम पूछा जाए, व्हाट इज आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम इसका आएगा, दो कार्बन है कंपाउंड में, तो एथनोइक एसिड, ठीक है। इसका कॉमन, ये क्वेश्चन दोनों तरह से आ जाता है, याद रखना। एसिडिक एसिड भी यही है और
इथेनोइक एसिड भी यही है, दोनों यही कंपाउंड है। इथेनोइक एसिड इसका आईयूपीएसी नेम है और एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है, तो वो अलग अलग टाइप के नेम। बाकी जब ये लेक्चर विस्तृत तरीके से पढ़ाया जाता है तो उसमें आप लोगों को ये सारी चीजों में बहुत अच्छे ढंग से बेसिक तरीके से समझाई जाती हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। फंक्शनल ग्रुप तक हम लोगों ने देख लिया है आज। आगे हमको बस पढ़ना है होमोलॉगस सीरीज, तो थोड़ा बहुत आईयूपीएसी नेमिंग एक दो बार देख लेंगे, कुछ आईयूपीएसी कंपाउंड रिवीजन हो जाएगा। और लास्ट में हमको पढ़नी है कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टी, कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, जिसमें आप पढ़ोगे एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कंबस्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये कुछ मेन रिएक्शन है। बस इसके बाद चैप्टर फिनिश। लास्ट लेक्चर जो होगा, अभी तो दूसरा लेक्चर है, लास्ट लेक्चर शायद थोड़ा इसका बड़ा हो जाए, तो उसके लिए आप तैयार रहें। इसी के साथ लेक्चर समाप्त। थैंक यू।